बच्चों, आज हम लोग देखते हैं मुगल कालीन शिक्षा और साहित्य में क्या विकास हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना होगा कि मुगलों ने शिक्षा और साहित्य के विकास के लिए एक विभाग की स्थापना किया था, शिक्षा विभाग। तो ये जो शिक्षा विभाग है उसे क्या कहते हैं? आप कहेंगे कि सर शोहरत आम कहते हैं। शोहरत ये आम। और सेकंड चीज़ आप याद रखेंगे कि ये शोहरत आम ने मकतब और मदरसों का विकास किया था। मदरसों का विकास किया था। तो ये जो मकतब है ये पाठशाला है, मतलब प्राइमरी एजुकेशन है, और जो मदरसे हैं ये कॉलेज है। क्लियर? इसके अतिरिक्त ये लोग डिग्रियां भी देते थे, जैसे कारी है, आमिल है, फाजिल है। इस प्रकार की ये डिग्रियां भी देते थे। छोटे लेवल के है। आप और देखना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि मुल्ला है, ये भी डिग्री देते थे। आमिल भी एक डिग्री है, फाजिल भी एक डिग्री है। फिर अब हमको ये देखना है कि जहाँ तक बादशाह बाबर की बात है, निसंदेह बादशाह बाबर एक उच्च कोटि के विद्वान आदमी थे, और अगर ऐसा नहीं था तो उन्होंने अपनी आत्मकथा तुजो के बाबरी को कैसे लिखा होता। तो सबसे पहले भी चीज़ हमारे सामने एक चीज़ आता है कि हम बाबर के बारे में बहुत कुछ नहीं बता पाएंगे। हाँ, हुमायूं की बात करते हैं। देखिए, जो हुमायूं है ये दो क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं, एक ज्योतिष के क्षेत्र में और दूसरा भूगोल के क्षेत्र में। ठीक है, ज्योतिष के विशेषज्ञ थे, इसलिए वे रंगों का व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इससे परिचित थे। रंगों का व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इससे वो परिचित थे, और यही कारण है कि वो प्रतिदिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनते थे। अलग अलग रंग कि क्या पहन रहे हैं? कपड़े पहनते हैं। क्लियर? और अब हमको ये देखना है बादशाह अकबर के काल से। देखिए, अकबर तो अशिक्षित थे, अशिक्षित थे, लेकिन सबसे बड़ा पुस्तकालय इन्हीं का था। अशिक्षित अकबर का पुस्तकालय यह फतेहपुर सीकरी में था। ठीक है, और यह सबसे बड़ा पुस्तकालय है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि बादशाह अकबर ने ही अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। अब ये उन्होंने अनुवाद विभाग की स्थापना कहाँ किया है? आप कहोगे कि सर फतेहपुर सीकरी में ही किया है, और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? आप कहेंगे कि सर राजकवि फैजी को बनाया गया था। ठीक है, और इस अनुवाद विभाग का उद्देश्य क्या था? तो आप कहेंगे कि सर संस्कृत की किताबों का फारसी में आप ट्रांसलेशन करिए, इसके लिए किया था। और फारसी की किताबों का आपको संस्कृत में ट्रांसलेशन करना है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है उनका? जाहिर सी बात है, हिंदू और मुस्लिम धर्म ग्रंथों के सत्य को बताना, कि सत्य को, ठीक है, एक दूसरे से परिचित कराना।
परिचित कराना, क्योंकि हर धर्मग्रंथ, जितने भी धर्मग्रंथ हैं, वो सभी कैसे बात करते हैं, वे सभी एक सी बात करते हैं। ठीक है, वैसे भी कहा जाता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो ये है बादशाह अकबर का अनुवाद विभाग। अब इसके अंदर जो अनुवादित किताबें हैं उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, पहली चीज़ हमको देखना है, ठीक है, कि इन शासकों की क्या भूमिका रही है। अब अगर हम जहांगीर की बात कर लें तो जहांगीर दो भाषाओं के विशेषज्ञ थे, एक तुर्की और दूसरा फारसी के विशेषज्ञ थे। ठीक है, और चित्रकारी में तो इनको विशेष महारत हासिल थी। चित्रकारी में इनको विशेष महारत हासिल थी और इन्होंने चित्रकारी का एक विभाग बना रखा था जिसे उन्होंने नाम रखा था चित्रशाला। ठीक है, और फिर ये भी हमको जानना होगा कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है और उसका नाम है तुझके जहांगीरी। इसके पहले आत्मकथा बाबर ने लिखा था, उसे आप पढ़ चुके। शाहजहां ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या वर्क किया है, तो आप याद रखिएगा कि शाहजहां ने दिल्ली में एक मदरसे की स्थापना किया था। ठीक है, और उसका नाम क्या था, दारुल बका, दारुल ए वका मदरसा। ठीक है, यह शाहजहां द्वारा स्थापित एक मदरसा है। ठीक है, लेकिन हमको याद रखना होगा जो मुगल हैं, संपूर्ण मुगल हैं, उनमें सबसे बड़ा जो विद्वान था, पूरे मुगल में हमने कहा है कि जो सबसे बड़ा विद्वान थे वो कौन थे। आप कहेंगे कि सर शाहजहां के बेटे दारा शिकोह। दारा शिकोह ये शाहजहां के शहजादे हैं, बेटे हैं, और ये मुगल काल के या मुगल राजवंश के सबसे बड़े विद्वान थे, सबसे बड़े विद्वान थे। मतलब हमने मुगल राज परिवार की बात किया है, मुगल काल की बात नहीं किया है। सबसे बड़े विद्वान थे मुगल राज परिवार में। क्लियर। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने देखिए पहली चीज कि भगवत गीता, गीता, योग, वशिष्ठ, ठीक है, और किसका आप कहेंगे उपनिषद और रामायण का अनुवाद फारसी में किया था, या आप कह सकते हैं 52 उपनिषदों का अनुवाद इन्होंने सिर्र ए अकबर के नाम से, अकबर के नाम से, ठीक है, अनुवाद किया था। सिर्र ए अकबर का मतलब है महान रहस्य। क्लियर है। और अब अगर हम बेगमों की बातें करें तो बेगमों की बात करने से पहले हमको थोड़ा औरंगजेब के बारे में भी जान लेना चाहिए। देखिए औरंगजेब भी नस्तलीक और शिकस्त के विशेषज्ञ थे। क्लियर। कुरान इनको टिप्स पर याद थी और इसीलिए औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। ओरली ये पूरे कुरान को सुना सकते थे। अब हम देखते हैं बेगमों और शहजादियों की क्या दास्तान थी। तो आइए देखते हैं बेगम और शहजादियां। इनकी बात करते हैं। तो देखिए जो बेगम और शहजादियां थीं, इनकी भी शिक्षा सामान्य नहीं थी, ये उच्च कोटि की शिक्षिता हुआ करती थी। जैसे बाबर की बेटी कौन है, गुलबदन है, गुलबदन बेगम।
तो गुलबदन बेगम क्या है? तो आप कहोगे कि सर ये उच्च कोटि की शिक्षिता है और इन्होंने हुमायूंनामा लिखा है, नामा लिखा है, और यह किताब इन्होंने अपने भतीजे अकबर को समर्पित किया है। अकबर को यह समर्पित की गई है किताब। हुमायूंनामा के 2 भाग हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, तो देखिए जो पहला भाग है, ठीक है, उसमें इन्होंने क्या किया है? तो आप कहेंगे कि सर इसमें बाबर का विवरण दिया गया है, बाबर के बारे में बताया गया है। ठीक है, और दूसरे भाग में इन्होंने हुमायूं का चित्रण किया है। क्लियर? और अब हम लोग देखते हैं अगली बातें, हमीदा बानो बेगम जो अकबर की माँ हैं, उनकी भी हम लोग चर्चा करते हैं, मतलब हुमायूं की पत्नी हमीदा। तो जो हमीदा बानो बेगम हैं, आप इनके बारे में जानिए। ये भी शिक्षा में रुचि रखती थी और इन्होंने दिल्ली में खैर दल मंजिल नाम का, देखिए दिल्ली में इन्होंने कौन सी संस्था बनाई थी? आप कहोगे सर खैर दल ए मंजिल। तो खैर दल ए मंजिल नाम का इन्होंने एक मदरसा बना रखा था, मदरसा बना रखा था, और इस मदरसे का खर्च वो स्वयं उठाती थी। देखिए इसके बाद अगर हम लोग जहांगीर की बात करें, ठीक है, तो आप याद रखेंगे जो जहांगीर की पत्नी है नूरजहां, इनके बारे में हमको याद रखना होगा कि जब ये चलती थी तो ये अपने साथ अपनी लोकप्रिय लाइब्रेरी लेके चलती थी। इनके साथ इनका पुस्तकालय ही चलता था। क्लियर? और ये भी आप याद रखिएगा, यह नूरजहां बहुत अच्छी प्रबंधक थी। ठीक है, क्लियर? ये बहुत अच्छी प्रबंधक थी। और नूरजहां ने क्या किया था कि जो जहांगीर की वूलन फैक्ट्रियां थी, जहांगीर की वूलन फैक्ट्रियां थी, उसके ये प्रबंधक थी। इसके साथ नूरजहां और उनकी मां असमत बेगम को गुलाबी इत्र का निर्माता भी बताया जाता है। ठीक है, फिर नूरजहां एक चीज़ और था कि ये नील का व्यापार करती थी। शिक्षित होने के कारण ही इन्होंने नूर महली नाम के एक वस्त्र को डिजाइन किया था। नूर महली ये क्या है? आप कहेंगे कि सर ये एक वस्त्र है और इसकी डिजाइनिंग बेगम नूरजहां ने किया था, और यही नूर महली है जिसको लेकर टॉमस रो ब्रिटेन वापस गया था, ब्रिटेन वापस गया था। ठीक है, और इसके साथ हमको एक चीज़ और याद रखना है। ठीक है, बात आती है कि मुमताज़ के बारे में हम लोग देखें। ठीक है, मतलब शाहजहाँ की जो बेगम है, नूरजहां की बात जो आएंगी, मतलब महत्वपूर्ण नाम आएगा, तो शाहजहाँ की जो बेगम है मुमताज़ या आरजू, उनके बारे में देखते हैं। मुमताज़ महल या आरजू मंद बानो बेगम, तो आप याद रखिएगा ये भी कला की मर्मज्ञ थी, और कला मर्मज्ञता के कारण ही ये बहुत अच्छी बांसुरी की प्लेयर थी। ठीक है, और हमने आपको बता दिया है कि बांसुरी इन्होंने किससे सीखा था। तो बांसुरी बजाना इन्होंने सीखा है किससे? बंशीधर मिश्र से। अब ठीक है, जब आपने इतना जान लिया तो आपको एक चीज़ और याद रखना होगा, वो है
मुमताज़ महल की बेटी, वो उनका नाम क्या है? आप कहेंगे कि सर जहाँ आरा बेगम। जहाँ आरा बेगम। और जहाँ आरा बेगम के बारे में भी ठीक है, शाहजहाँ और मुमताज़ की बेटी हैं जहाँ आरा, और इन्होंने शाहजहाँ के जीवित अवस्था में ही प्रशासन का प्रबंध किया था, पूरे देश के प्रशासन को चलाया था। कुछ चीज़ें अब हमारे सामने और आता है, मुगलों की भाषा क्या है आप ये जानिए। तो देखिए, मुगलों की जो भाषा है यह फारसी है। मुगलों की भाषा क्या है? आप कहेंगे फारसी है, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो अकबर हैं, अकबर के काल में हिंदी का सर्वाधिक विकास हुआ था। हिंदी का खूब विकास हुआ और इसीलिए अकबर के काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। यही वो काल है, थोड़ा सा जहांगीर का भी लेकर के होगा, यही वो काल है जब सूरदास हुए थे, यही वो काल है जब तुलसीदास हुए थे, यही वो काल है जब अष्टछाप के कवि आए थे, ठीक है ना। तो यहाँ खूब विकास हुआ, किसका? हिंदी भाषा का विकास हुआ था, इसीलिए इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। अब हमारे सामने आते हैं, बात आती है कि मुगल काल की साहित्यिक कृतियाँ कौन कौन सी हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं मुगलों की साहित्यिक कृतियाँ। तो साहित्यिक कृतियों में पहली किताब हम लोग ला रहे हैं बाबरनामा। बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी। अब ये तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। और किस शैली में लिखी गई है? तो अगर आपसे पूछा जाता है शैली क्या है, तो आप कहेंगे सर ये मुंबईयान शैली में है, मुंबईयान शैली में लिखी गई है। अब ये मुंबईयान शैली क्या है? तो आप कहेंगे गद्य और पद्य को तुर्की में, तुर्की भाषा में जब गद्य और पद्य का एक साथ प्रयोग किया जाए तो उसे मुंबईयान कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए जो बाबरनामा है इसका जो ट्रांसलेशन है वो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। किसमें? फारसी में किया था। अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका किस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया था? आप कहोगे कि सर फारसी भाषा में ही उन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया है, ठीक है। अब हमारे सामने दूसरी जो किताब आती है वो क्या है? तो आप कहोगे कि सर वो जो दूसरी किताब आ रही है वो है तारीख रसीदी। तारीख ए रसीदी। तो तारीख रसीदी ये मिर्ज़ा हैदर दोगलात की किताब है। मिर्ज़ा हैदर दोगलात की किताब है ये। और इसमें किसका विवरण दिया गया है? आप कहेंगे कि सर ये पहली चीज़ तो आप याद रखिएगा कि अब जितनी भी लिटरेचर्स जा रही हैं वो सब फारसी में जा रही हैं, ठीक है। तो तारीख रसीदी ये मिर्ज़ा हैदर दोगलात की रचना है और इसमें हुमायूं का विवरण दिया गया है। एक और तीसरी किताब आ रही है कानून हुमायूनी। हुमायूनी और कानून हुमायूनी यह खोद मीर की रचना है। खोद मीर की रचना है और यह किताब 1534 में लिखी गई है, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना होगा कि इसमें हुमायूं की चापलूसी करते हुए हुमायूं की चापलूसी की गई है और उसे सिकंदर ए आजम कहा गया है। सिकंदर ए आजम कहा गया है किसमें? कानून हुमायूनी में, ठीक है। हुमायूं को सिकंदर जैसा महान बताया गया है या सिकंदर ए आजम कहा गया है। अब अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो एक और किताब जिसकी चर्चा हम लोगों ने कर रखा था हुमायूंनामा। तो हुमायूंनामा हमने आपको बता रखा है
कि हुमायूंनामा ये गुलबदन की है, गुलबदन बेगम की है, और इसके 2 वॉल्यूम हैं। एक में उन्होंने बाबर का विवरण दिया है और दूसरे में हुमायूं का विवरण दिया है, ठीक है ना। और ये किताब किसको समर्पित की गई थी? इन्होंने अपने भतीजे को सुपुर्द किया था, और भतीजा मतलब अकबर को डेडिकेटेड है ये किताब। फिर अब हमारे सामने जो अगली बात निकल कर आ रही है वो ज़रा देख लीजिए क्या है। तो आप कह देंगे कि सर अगली किताब है तज़किरातुल वाक़ियात। ताज है, ताज किरातुल वाक़ियात है, और ताज किरातुल वाक़ियात सब फारसी के लिटरेचर है। वाक़ियात ये जौहर आफ्ताबची की है, जौहर की किताब है ये। ठीक है, जौहर की किताब है ये तज़किरातुल वाक़ियात, और इस पुस्तक में हुमायूं के जीवन के जो अप्स एंड डाउन हैं, उतार और चढ़ाव का विवरण दिया गया है। किसके जीवन के? हुमायूं के जीवन के, ठीक है, अप्स एंड डाउन को या उतार चढ़ाव को बताया गया है। और अगली किताब है वाक़ियात मुस्ताकी, वाक़ियात ए मुस्ताकी, ठीक है। तो वाक़ियात मुस्ताकी किसकी है? तो आप कहेंगे कि सर रज़ा कुल्लाह मुस्ताकी की है, रज़ा कुल्लाह मुस्ताकी की है ये। और वाक़ियात मुस्ताकी में रज़ा कुल्लाह मुस्ताकी किसका विवरण दे रहे हैं? तो आप कहेंगे लोदियों और सूरवंश के विषय में ये जानकारी देने वाला प्रथम लिटरेचर है। किसका? लोदी वंश और सूरवंश। आप कह सकते हैं अफगानों का, ठीक है, विवरण देने वाली यह प्रथम कृति है, ठीक है ना। और इसमें क्या दिया गया है? आप कहेंगे जो मुस्लिम समाज है इसकी भी जानकारी मिलती है। मुस्लिम समाज में जो अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, इस पर भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। अब हम लोग देखते हैं तोहफ़ा अकबर शाही। तो देखिए तोहफ़ा ये अकबर शाही की बात करते हैं। तो तोहफ़ा अकबर शाही, आपको ये याद रखना है कि तोहफ़ा अकबर शाही किसकी है? तो आप कह दोगे कि सर ये अब्बास खां शेरवानी की है। ठीक है, तो तोहफ़ा अकबर शाही ये अब्बास खां शेरवानी की एक महत्वपूर्ण कृति है। और ये किताब किसको समर्पित की गई है? आप कहेंगे कि सर ये अकबर को सुपुर्द की गई है। और इसमें क्या किया गया है? शेर शाह सूरी के सुधारों का विवरण दिया गया है, ठीक है। और अब है तारीख़ शाही। तारीख़ शाही की अगर पूछा जाए कि ये किसकी रचना है, तो आप कहेंगे कि सर ये तो अहमद यादगार की रचना है, अहमद यादगार की कृति है। और यादगार क्या विवरण दे रहा है? ठीक है, अगर पूछा जाता है कि तारीख़ शाही में किसका विवरण है, तो आप कहेंगे बहलोल लोदी से लेकर के पानीपत के दूसरे युद्ध तक का विवरण दिया गया है। बहलोल लोदी से और पानीपत के दूसरे युद्ध, या आप कह सकते हैं हेमू का विवरण दिया गया है, ठीक है। यहाँ आप पानीपत का सेकंड भी कर लीजिए, पानीपत के दूसरे युद्ध का विवरण दिया गया है, ये भी आपने कर लिया, ठीक है। और अब हमारे सामने आता है तारीख़ अकबरी। तारीख़ अकबरी, तारीख़ अकबरी है। यह किताब आरिफ कंधारी की है। और इस किताब में क्या है? तो आप कहोगे कि सर इसमें कंधारी जो है, तारीख़ अकबरी में आरिफ कंधारी पानीपत के दूसरे युद्ध का आंखों देखा
विवरण देता है। मतलब इस किताब में दो चीज़ें लिख लीजिएगा, एक पानीपत के दूसरे युद्ध का आंखों देखा विवरण है और दूसरी तरफ अकबर के सुधारों का यह विवरण करते हैं। क्लियर है बच्चों? और अब हमारे सामने आता है तारीख़ अल्फ़ी। ये मुल्ला दाऊद की है, लेकिन देखते हैं। तो देखिए, तारीख़ ए अल्फ़ी ये किसकी किताब है? आप कहोगे कि सर ये तो मुल्ला दाऊद की किताब है। और ये है क्या? तो आप कहोगे कि सर इस्लाम के 1000 वर्षों का लेखा जोखा है। इस्लाम धर्म के 1000 वर्षों में क्या उन्नति हुई है, क्या अवनति हुई है, ठीक है, ये सब कुछ का विवरण दिया गया है। फिर अगली एक किताब आती है अकबरनामा। अकबरनामा जैसा कि आप जानते हैं कि बादशाह अकबर, ये अकबरनामा का मतलब अकबर का इतिहास है, और इसके लेखक फैजी के छोटे भाई अबुल फजल हैं, विद्वान हैं, इतिहासकार हैं अबुल फजल। और इस किताब के अंदर उन्होंने क्या क्या विवरण दिया है? तो पहली चीज़ तो आप याद रखिएगा, ये अकबर के जन्म से और 1597 तक का इतिहास देती है, अकबर का इतिहास बताती है। दूसरी चीज़ इसमें और क्या बात की गई है, तो आप कहेंगे इसी में भौगोलिक खोजों की जानकारी दी गई है। भौगोलिक खोजों की जानकारी दी गई है। इसी में आप कहेंगे अमेरिका का उल्लेख किया गया है और अमेरिका को शहर नौ कहा गया है। और इसी किताब के अंतर्गत अमेरिका से भारत आने वाली फसलों की जानकारी है। फसलों की जानकारी है, जैसे काजू है, टमाटर है, मक्का है, ठीक है। तो ये जो फसलें हैं, ठीक है, मिर्च है, लाल मिर्च, ठीक है, ये सब की जो भारत में खेती शुरू हुई है, ये बताया जा रहा है कि ये भारतीय फसल नहीं है, ये तो बाहर से लाई गई हैं, मतलब दक्षिण अमेरिका से लाई गई हैं। फिर इसी के अंदर उन्होंने क्या किया है, आप कहेंगे कि सर इसी के, हाँ वो तो है ही है, दीन इलाही का सही आप कह रहे हैं। चलिए, दीन इलाही का विवरण भी इसी में दिया गया है, इसी में सौर संपत्ति का उल्लेख किया गया है, ठीक है। हाँ जी, भूमि सुधारों का भी विवरण दिया गया है, ठीक। और एक चीज़ और लिख लीजिए आप, ठीक है, व्हील टेक्नोलॉजी या चक्र तकनीकी, ठीक है। अबुल फजल कहते हैं कि बादशाह अकबर एक आविष्कारक भी हैं, ठीक है, आविष्कार उन्होंने किया है। कौन सा आविष्कार किया उन्होंने? तो आप ये देखिए, चक्र तकनीकी का है। देखो, वैसे तो जो नाल होती है, चाहे वो बंदूक की नाल हो या तोप की नाल हो, इसको साफ करना ही पड़ता है ना। तो जो इसको जब साफ करते हैं, तो अगर आप मैनुअली साफ करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन ये जो चक्र तकनीकी आई, इस चक्र तकनीकी से उसे साफ करना बहुत आसान हो गया, ठीक है। और एक साथ जो है अनेक तोपों की नाल को साफ किया जा सकता था। इसके साथ साथ एक किताब और आती है, आईना-ए-अकबरी, ठीक है, 5 वॉल्यूम में है ये किताब, और यह किताब मुग़ल प्रशासन की जानकारी देती है,
तो मुगल प्रशासन में तो आएगा भाई, सब कुछ मनसबदारी सब आएगा मुगल प्रशासन के अंदर, ये जानकारी दी जाती है। ठीक है, अब आता है एक पॉइंट तबकात अकबरी, निजामुद्दीन अहमद की है। तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद के हैं। तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद की एक किताब है। हाँ, निजामुद्दीन अहमद किताब है और ये 9 भागों में विभाजित है। हाँ, 9 भागों में विभाजित है और इसमें दिल्ली सल्तनत से लेकर के पूरा मुगल तक का विवरण दिया गया है। ठीक है, कहाँ तक है? दिल्ली सल्तनत से लेकर के मुगल, दिल्ली सल्तनत का तो है ही है जानकारी इसके अंदर, से कहाँ तक है? मुगल तक है। ठीक है, लेकिन इसमें ये भी आपको याद रखना है कि जो क्षेत्रीय राज्य हैं, ठीक है, इनका भी विवरण इसमें दिया गया है। ठीक है, जौनपुर है, मालवा है, ऐसे जितनी भी क्षेत्रीय रियासतें हैं उनका भी यहाँ पर इन्होंने विवरण दिया है। फिर एक किताब आती है मुंतखब उल तवारीख, मुंतखब उल तवारीख, और जो मुंतखब उल तवारीख है ये अब्दुल कादिर बदाऊनी की है, अब्दुल कादिर बदाऊनी की है। ठीक है, क्लियर? हाँ, और अब्दुल कादिर बदाऊनी कौन है जी? ये है नहीं, यह अकबर के आलोचनात्मक इतिहासकार है, मतलब अकबर की आलोचना करते हैं। जैसे इन्होंने एक बार कहा है कि सर ये गजब का संयोग है कि जिस मस्जिदों से अजान की आवाज़ आनी चाहिए थी, आज वहाँ से घोड़ों के हिनहाने की आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो ये क्या है? ये चरमपंथी लोग हैं, कट्टरपंथी लोग हैं, मौलवी लोग हैं। और इन लोगों ने क्या किया है कि जब अकबर ने जो है लोकहित के कार्य के लिए, जैसे जब वो उत्तर पश्चिम अभियान पे जाते हैं अकबर, तो ये करते क्या है कि जो मस्जिदें हैं वहाँ उन कह देते हैं कि भाई आप इसमें सैनिक अपना प्रयोग कर सकते हैं, रहने के लिए अपना प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी चीज़ का वह मजाक उड़ाते हुए अब्दुल कादिर बदाऊनी कहते हैं कि जिन स्थानों से अजान की आवाज़ आनी चाहिए थी, आज वहाँ से घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज़ आती है। ठीक है, अब ये जो मुंतखब उल तवारीख है, इसे लघु तबकात अकबरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु। क्या लघु? लघु तबकात अकबरी कहा जाता है। और ये जो किताब है ये 3 वैल्यू में बटी हुई है, 1, 2 और 3। ठीक है, तो जो प्रथम वैल्यू है इसमें क्या है? ठीक है, आप कहोगे कि सर इसमें हुमायूं से अकबर का इतिहास है, हुमायूं से लेकर के अकबर तक का इतिहास है। और जो सेकंड वॉल्यूम है, मैं गलत बोल गया, ये दूसरे में है हुमायूं से अकबर तक का इतिहास। और पहले में क्या है? तो आप कहोगे कि सर सुबुक्तगीन से हुमायूं तक का इतिहास है, सुबुक्तगीन से हुमायूं तक का इतिहास है। और जो तीसरा वॉल्यूम है इसमें क्या है? नहीं, इसमें क्या है? सूफियों और शायरों का विवरण दिया गया है। ठीक है, अब एक किताब और आती है, वो है पातशाहनामा, शाहजहां के काल की किताबें अब चलेंगी। अभी तक हम लोगों ने, ठीक है, ये पढ़ा अकबर के काल में। और अगर जहांगीर की बात करनी है तो जहांगीर की तो आत्मकथा ही है, तो जो कि जहांगीरी, ठीक है, ये जहांगीर की आत्मकथा वो आप पढ़ चुके हैं। इसलिए आइए हम लोग चलते हैं शाहजहां के काल की किताबों में। तो देखिए जो शाहजहां के काल की किताब है वो है पातशाहनामा, पातशाहनामा। ठीक है, और पातशाहनामा का लेखक कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी है, अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। तो देखिए जो अब्दुल हमीद लाहौरी हैं, ठीक है, इसमें वो क्या विवरण देते हैं? शाहजहां के 20 वर्षों का शासन, शाहजहां के 20 वर्षों के शासन का विवरण देते हैं, 20 ईयर्स।
20 वर्षीय जो शासन है किसका, शाहजहां का, उसका यह विवरण दे रहे हैं। ठीक है। अब अगली एक किताब आती है चहार चमन। चहार चमन, और चहार चमन का लेखक है चंद्रभान। ठीक है। और चंद्रभान इसमें क्या विवरण देते हैं, शाहजहां की शासन प्रणाली बताते हैं। शाहजहां की शासन प्रणाली के बारे में जानकारी दे रहे हैं वो। ठीक है। फिर आता है वाक़यात आलमगीरी। आलमगीरी गिरी। ठीक है। तो ये देखिए अकील खां की किताब है। ये किसकी है, अकील खां की किताब है। और अकील खां इसमें क्या विवरण दे रहे हैं जी, अकील खां इसमें क्या विवरण दे रहे हैं, तो आप कह दीजिएगा सर जब शाहजहां बीमार हो गए थे तो जब उनकी बीमारी के दौर में ही एक युद्ध चला था, और उस युद्ध का क्या हम कह सकते हैं, उसका क्या नाम रखते हैं। ठीक है। तो आप कहोगे कि सर वाक़यात आलमगीरी में अकील खां शाहजहां के बाद लड़े जाने वाले उत्तराधिकार युद्ध का विवरण देते हैं। यह उत्तराधिकार का युद्ध दारा शिकोह है, शाह शुजा है, औरंगजेब है और मुराद के बीच में लड़ा गया था, उसका ये इन्होंने विवरण दिया है। अब हम लोग अगली किताब देखेंगे। ठीक है। एक किताब छूट गई और वो है शाहजहांनामा। नामा किसके, शाहजहांनामा इनायत खां की है। जी हाँ, सही कह रहे हैं। शाहजहांनामा इनायत खां की है और यह शाहजहां का इतिहास देता है, बताती है किताब। फिर हम लोग आइए जहाँ थे वहाँ आ जाएं औरंगजेब पर। मुंतखब उल लुबाब, तारिक नहीं लुबाब। और मुंतखब उल लुबाब किसकी है, खफी खां की रचना है। ठीक है। यह किताब क्या विवरण देती है, औरंगजेब के सुधारों का विवरण देती है। औरंगजेब के सुधारों का विवरण देती है ये। ठीक है। और इसमें कहा गया है कि बादशाह औरंगजेब ने कितने करों को माफ़ किया है, तो आप कहेंगे कि सर 80 प्रकार के करों को माफ़ किया है। यह जानकारी इन्होंने दिया है। एक किताब आती है फतूहात आलमगीरी। फतूहात आलमगीरी नहीं, ईश्वरदास नागर की है यह किताब। ईश्वर दास नागर की है। ठीक है। और इस किताब में उल्लेखित किया गया है कि बादशाह औरंगजेब ने जजिया कर को क्यों लगाया। तो इसमें उन्होंने कहा है कि जजिया कर को इसे लगाया गया था ताकि शरा के नियम को या शरीयत के नियम को, ठीक है, लागू किया जा सके। ठीक है। और यह औरंगजेब के 34 वर्षों का इतिहास बताती है। ये 34 ईयर्स का इतिहास बताती है। क्लियर है। तो अब हमको अगली जो किताब देखनी है वो है नुस्खा ये दिलकुशा। नुस्खा ये दिलकुशा, ये भी किताब है। क्लियर। तो आइए हम लोग देखते हैं ये किसकी किताब है। आप कहेंगे कि सर यह किताब भीमसेन जोशी की है। भीमसेन की है ये। ठीक है। और इस किताब के अंदर है क्या, आप कहेंगे औरंगजेब के शासन काल में। ठीक है। मतलब हाँ जोशी। ठीक है। औरंगजेब के शासन काल में कैसा है समाज। ठीक है। और आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का विवरण दिया गया है। क्लियर है।
और एक महत्वपूर्ण किताब आती है मासिर आलमगीरी, ये साकी मुस्तैद की है। साकी मुस्तैद की किताब क्या है? आप कहोगे मासिर ए आलमगीरी। किस विषय पर लिखती है? प्रशासन पर लिखी गई है। और इस किताब में क्या कहा गया है बच्चों? तो आप कह देंगे कि सर देखो, इस किताब को जदुनाथ सरकार ने मुगल काल का गजट कहा है, मुगल कालीन गजट कहा है, यह याद रखिएगा आप। ठीक है। फिर एक और किताब आती है मजमा उल बहरीन, मजमा उल बहरीन नहीं, यह दारा सिकोह की है। ठीक है। और इसका मतलब होता है दो समुद्रों का मिलन, दो समुद्रों का मिलन। ठीक है। और इसमें हिंदू मुस्लिम एकता पर लिखी गई है। अब थोड़ा सा हम कुछ मैटर देख लेंगे अनुवाद विभाग के बारे में। ठीक है। तो अगर हम लोग अनुवाद विभाग की बात करें तो ये देखिए, अकबर का जो अनुवाद विभाग है, ठीक है, 1772 में अनुवाद विभाग, 1572 में इसकी स्थापना किसने किया था? अकबर ने किया था। कहाँ किया था? आप पढ़ चुके हैं, फतेहपुर सीकरी में किया था। ठीक है। और इसका प्रमुख फैजी को बनाया गया था। यह अनुवाद विभाग किन किन भाषाओं में ट्रांसलेशन करता है? आप कहोगे किससे? देखो, संस्कृत में करता है, अरबी में करता है, तुर्की में करता है और ग्रीक में करता है। संस्कृत है, अरबी है, तुर्की है और ग्रीक भाषाओं में यह अनुवाद करता है। ठीक है। और किस भाषा में अनुवाद करता है? तो उसमें लोक भाषा क्या थी? आम लोगों की भाषा क्या थी? मुगलों की भाषा क्या थी? आप कहेंगे फारसी थी सर, तो फारसी में ही अनुवाद करता है। ठीक है। अब कुछ प्रोमिनेंट किताबें हैं जिसका ट्रांसलेशन किया गया है, जैसे महाभारत। तो महाभारत का अनुवाद रजमनामा के नाम से, ठीक है, किसने किया है? आप कहेंगे कि सर अब्दुल कादिर बदाऊनी और नकीब ने किया है। अब्दुल कादिर बदाऊनी और नकीब खां ने किया है। फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि रामायण का अनुवाद किसने किया था, तो आप कह दिएगा सर इन्होंने ही किया है, मतलब अब्दुल कादिर बदाऊनी और नकीब खां ने इसका भी अनुवाद किया है। अथर्ववेद का अनुवाद किसने किया है? तो आप कह देना कि अथर्ववेद का अनुवाद, ठीक है, किसने किया है? हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किया है। इब्राहिम सरहिंदी ने किया है। ठीक है। और अब पंचतंत्र का अनुवाद किसने किया है? अबुल फजल ने अनवर सादात के नाम से किया है। पंचतंत्र अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात के नाम से किया था। क्लियर है? और अब हमारे सामने आता है एक और, ठीक है, लेकिन इसी किताब का दूसरा अनुवाद मौलाना हुसैन फैज ने, पंचतंत्र का दूसरा अनुवाद मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश के नाम से किया है। यार ए दानिश।
के नाम से किया है। फिर हमको याद रखना होगा कि जो राजतरंगिणी है, जो कश्मीर के इतिहास पर लिखी जाती है, तो कश्मीर का जो राजतरंगिणी का अनुवाद मौलाना शेरी ने किया है। सब अकबर के काल में हो रही हैं, अनुवाद जितने भी हो रहे हैं सब अकबर के काल में हो रहे हैं। मौलाना शेरी ने किया था। क्लियर। गणित की एक पुस्तक है लीलावती, और लीलावती गणित की किताब है, और इसका अनुवाद फैजी ने किया है, राजकवि फैजी ने किया था। ठीक है। अब देखिए कुछ संस्कृत के भी लिटरेचर्स यहाँ लिखे गए हैं। ठीक है। अकबर के काल के संस्कृत साहित्य, अकबरकालीन संस्कृत साहित्य। तो बच्चों देखो, इसके अंदर आपको याद रखना होगा कि जो अकबरकालीन संस्कृत साहित्य है उसमें है महेश दास ठाकुर ने, महेश दास ठाकुर ने अकबरकालीन इतिहास लिखा है। इतिहास ये संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है। एक और बहुत बड़ा नाम है पद्म सुंदर, और पद्म सुंदर की किताब क्या है, आप कहेंगे अकबर शाही श्रृंगार दर्पण। श्रृंगार दर्पण। और एक ये देखिए देवविमल है, और देवविमल ने हीर सौभाग्यम लिखा है, लैला मजनू पर लिखा है। हीर सौभाग्यम नाम का लिटरेचर लिखा है। ठीक है। और दूसरी तरफ ये है जैन आचार्य थे सिद्धचंद्र उपाध्याय, सिद्ध चंद्र उपाध्याय। ये क्या है, जैनी है, जैनी है, जैन धर्म के फॉलोअर्स हैं। और इन्होंने भानुचंद्र चरित लिखा है, भानुचंद्र चरित लिखा है। इसमें भानुचंद्र कौन है, अकबर है। ठीक है। यह इन्होंने लिखा है। अब देखिए जहांगीर के काल में तो संस्कृत पे वर्क होगा नहीं। ठीक है। शाहजहां संस्कृत के विशेषज्ञ थे। देखिए जो बादशाह शाहजहां हैं, इनके काल में आ जाइए, तो शाहजहां खुद में ही संस्कृत के गीतकार थे। ठीक है। और इनका जो राजकवि है वो कौन है, पंडित जगन्नाथ है, जगन्नाथ। ठीक है। इनको राजकवि का दर्जा मिला था। क्लियर। और इनकी दो किताबें हैं, किसकी, पंडित जगन्नाथ की, रस गंगाधर और गंगा लहरी। ठीक है। और यही पंडित जगन्नाथ हैं जिनसे शाहजहां ने शास्त्रार्थ किया था। ठीक है। तो आपने ये चीज़ देखा, लेकिन आपको याद रखना होगा कि संस्कृत में राजकवि ये हैं, फारसी में कौन है, तो आप कहेंगे कि सर अबू तालिब है, तालिब। ठीक है। अबू कलीम तालिब। ठीक है, इतना बहुत है। अब हमको एक चीज़ जानना होगा कि हिंदी साहित्य, तो देखिए हिंदी में क्या क्या कुछ वर्क यहाँ हुए हैं। तो आप कहेंगे कि सर मुगलों के काल में सबसे ज़्यादा जो हिंदी में वर्क हुआ है वो अकबर के काल में हुआ है, हिंदी में। ठीक है। तो हमने आपको बताया कि देखिए इसी समय अकबर और जहांगीर दोनों के काल में, ठीक है, रामचरितमानस लिखी गई, चरितमानस, और अष्टछाप के कवि सूरदास का सूरसागर है, यहीं पर लिखा गया है। ठीक है।
रामचरितमानस के अतिरिक्त इनकी जितनी किताबें हैं, विनय पत्रिका है, ठीक है, कवितावली है, सब कुछ ठीक है यहीं पर लिखी गई है। ठीक है, सूरदास ने सूरसागर को लिखा है। ठीक है ना। और अब हमको एक चीज़ याद रखना होगा। ठीक है, आप एक शब्द क्यों नहीं कर रहे हैं, अष्टछाप के जितने भी कवि हैं, ठीक है, सबकी किताबें यहीं पर लिखी गई हैं। ठीक है। हाँ, बीरबल श्री ब्रह्म के नाम से लिखा करते थे। ठीक है, बीरबल श्री ब्रह्म के नाम से लिखा करते थे। लेकिन आप एक याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बादशाह अकबर ने जरी कलम की उपाधि से किसे विभूषित किया था? जरी कलम की उपाधि किसे दिया था? आप कहेंगे कि सर कश्मीरी विद्वान है मोहम्मद हुसैन को उन्होंने जरी कलम की उपाधि से विभूषित किया था। अब बात आती है, थोड़ा सा हम लोग बात कर लें उर्दू की, तो आप याद रखेंगे कि उर्दू में भी यहाँ पर वर्क हुए हैं। ठीक है, उर्दू में कैसे कैसे वर्क हो रहा है जरा आप ये देखिए उर्दू के अंदर। तो पहली चीज़ तो आप याद रखिएगा कि उर्दू को जुबान हिंदी कहा जाता है, हिंदवी कहा जाता है, इसी को रेखता भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ था? मोहम्मद शाह रंगीले के काल में हुआ था। ठीक है, और मोहम्मद शाह रंगीले ने दक्कन से शमसुद्दीन बली को इनवाइट किया था। किसको इनवाइट किया था? शमसुद्दीन बली को इनवाइट किया था। किसके विकास के लिए? उर्दू के विकास के लिए। ठीक है, लेकिन बच्चों जो आपको एक चीज़ याद रखिएगा, गेसो दराज, जो गेसो दराज है, इनकी एक किताब है मिरातुल आसरीन। ये मिरातुल आसरीन रेख्ता में या उर्दू में लिखी जाने वाली पहली किताब है। ठीक है, रेख्ता या उर्दू में या जुबान हिंदवी में, ठीक है, लिखी जाने वाली यह अंतिम किताब है। तो आप याद रखिएगा कि उर्दू जो है यह एग्जैक्टली क्या है? खड़ी बोली है, हरियाणवी है, ठीक है, अरबी है, फारसी है, इन सारे जो लैंग्वेज हैं इनका एक खिचड़ी है। ठीक है, मिला जुला रूप है। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में उर्दू भारत में ही बोली जाती है, भारत में ही प्रयोग की जाती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त और कहीं पर इसका प्रयोग नहीं होता। ठीक है, तो हमने आपको ये लिटरेचर का मैटर दे दिया। थैंक यू। विशिंग ऑल द बेस्ट।